नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन। और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस। बताएंगे सुकेश, आज के कार्यक्रम में बात होगी ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा बयान आज सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर तक चुनाव लोकसभा के कराए जाएंगे। क्या इस बयान से जाहिर होता है विपक्षी गठबंधन क्या इस बयान को लेकर सोचती है? इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सुकेश सर हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले इस बयान के मायने, ये बयान क्यों है और ममता बनर्जी क्या सोच रही हैं? ममता बनर्जी आशुकेश पहली नेता नहीं है जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। इसके पहले नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि कौन जानता है कि चुनाव कब होगा जी, चुनाव हो सकता है पहले ही करा लें। तो ये आशंका विपक्षी दलों को पहले से है कि चुनाव प्रीपोन किए जा सकते हैं। प्रीपोन किए जाने का मतलब यह है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हैं, क्या उसके आसपास आम चुनाव भी होंगे क्या? इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहले इसके मतलब समझते हैं, अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं और फिर इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, और फिर बताएंगे कि ये होंगे भी कि नहीं होंगे जी। तो पहले ये कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो विपक्षी गठबंधन है जिसने अभी अभी वो इंडिया बनाया है, वो अपने काडर को ये संदेश देना चाहती है कि यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज, क्योंकि अचानक से ये फैसला आ सकता है कि चुनाव प्रीपोन कर दिए गए। विपक्षी दलों को यह लगता है कि राज्यों में जो एंटी इनकम्बेंसी है, प्रधानमंत्री ऐसे गो गेटर हैं कि प्रधानमंत्री उन राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हैं और उसमें जहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है, विजिबल एंटी इनकम्बेंसी है, जैसे कि कर्नाटक में थी जी, तो प्रधानमंत्री प्लंज कर जाते हैं। कर्नाटक में प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिमाचल में बीजेपी हार गई, उन्हें मालूम था कि रिवाज भी यही है कि एक बार बीजेपी की सरकार, एक बार कांग्रेस की सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां भी पूरी ताकत झोंकी। तो प्रधानमंत्री उस एंटी इनकम्बेंसी जो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसको अपने ऊपर लेना चाहते हैं। और ये उनकी क्वालिटी है कि वो एक बड़े नेता की तरह मैदान में कूद जाते हैं, चाहे हार चाहे जीत, वो उसको फेस करने को तैयार रहते हैं। उन्हें इस बात का भरोसा है कि जो हमारे रीजनल छत्रप हैं, मुख्यमंत्री हैं, शायद वो इस एंटी इनकम्बेंसी को पाट ना पाए तो मेरे उतरने से फायदा हो जाएगा। और वो कब हो सकता है कि अगर एक साथ चुनाव करा दिए जाए तो कम होता है जी। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव करीब करीब साथ होते हैं। उड़ीसा में बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा के चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए तो उसमें एक तरफा स्वीप कर रही थी बीजेडी। ऐसा कम होता है, लेकिन हां, ऐसा होता है कि कई बार आप उस एंटी इनकम्बेंसी को पाट देते हो, खासतौर पे वहां जहां आपका मजबूत संगठन है। सबको मालूम है कि बीजेपी के पास संसाधन की कमी नहीं है, संगठन बड़ा मैसिव है और वो 24/7 एक इलेक्शन मशीनरी है। इसलिए विपक्ष को लगता है कि ये चुनाव प्रीपोन किए जा सकते हैं। विपक्ष को इसलिए भी लगता है कि जब से हमने इंडिया बनाया है, उसका एक रिपल इफेक्ट एनडीए में दिखने लगा है। वो एनडीए दरअसल था ही नहीं, बचा ही नहीं। एकमात्र चेहरा नरेंद्र मोदी है और आज भी ये व्यक्ति केंद्रित गठबंधन है। नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े नेता है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। उन सबको बेल आउट करने की वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं थोड़ा, लेकिन जो बड़े फोर्स है, जो मैग्नेटिक पावर है, वो नरेंद्र मोदी के पास है। तो ऐसे में जो रीग्रुपिंग दूसरी तरफ हो रही है, और ये पटना से ही उसका एक इफेक्ट देखने को मिला था कि पटना में जब तमाम 15-16 दल साथ बैठ गए तो नरेंद्र मोदी को लगा, बीजेपी को लगा कि हमें अपना वो गठबंधन धर्म का जो हमने एनडीए बनाया था अटल जी के टाइम से, जो एनडीए चला, उसको हमको पुनर्जीवित करना चाहिए। और इसीलिए एक एनडीए की बैठक जल्दी जल्दी में बुलाई गई, उसको बड़ा भी किया गया, विस्तार भी दिया गया। हालांकि उसमें आरोप यह है कि कई ऐसे दल हैं जो नाम मात्र के दल हैं, उनकी कोई पैठ नहीं है, उनकी कोई वक़्त नहीं। अभी नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ नए दल जुड़ सकते हैं मुंबई वाली बैठक में, तो धीरे धीरे ये स्वेल कर रहा है। 15 से 26 तक पहुंचे,
और 26 में यहाँ भी ऐसी इस पार्टी, इस तरह भी ऐसे नेता और ऐसा इस तरह की पार्टियां हैं जो छोटी पार्टियां हैं, जिनका सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के साथ। और अगर वो संख्या बढ़ती है तो वो इस रीग्रुपिंग से बचने के लिए कि ज्यादा समय न दिया जाए, तैयारी में ज्यादा समय ना मिले इनको, इसलिए समय चुनाव से पहले हो सकते हैं। इसी तरफ यह इशारा करता है उनका बयान कि वो अपने कार्यकर्ताओं को टोस पे रखना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा फैसला जो सबको चौंका सकता है वो पहले आ सकता है और आप इसके लिए तैयार रहें। बेसिकली वो एक मैसेज देना चाहती हैं। आपको लगता है कि इस बारे में बातचीत मुंबई में होने वाली बैठक में भी होगी? नीतीश कुमार भी बोलते हैं, ममता बनर्जी भी बोलती हैं, और उस बैठक में भी कई बातें निकल के आ सकती हैं। देखिए, बैठक मैं ये कह सकता हूं कि वेल बिगन इज हाफ डन, ये पुरानी कहावत है। पटना में ये बैठक बहुत अच्छे नोट पे हुई जी। लोगों को उम्मीद नहीं थी वैसी बैठक हुई। उस बैठक में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिनके बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ नहीं थी या नहीं समझी जाती थी, वो सब एक साथ बैठ गए। ये बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा गया। मुंबई में इसका एक नामकरण भी हो गया जिसने बहुत हंगामा मचाया, जिसने प्रधानमंत्री को इंडिया गठबंधन को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ने की कवायद करनी पड़ी। फिर घमंडिया गठबंधन उसको कहा। तो मैं जो कहता हूं रिपल इफेक्ट, तो उसका इफेक्ट तो ही था कि प्रधानमंत्री को रिएक्ट करना पड़ा, बीजेपी को रिएक्ट करना पड़ा। लेकिन सिर्फ इससे काम चलने वाला नहीं है। उन्हें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी चर्चा हो रही है कि बनेगा, और भी जो कुछ चीजें होनी है ये अगले एपिसोड में बताऊंगा कि इंडिया वाले बैठक में क्या होना है। लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना जरूरी है। लोगों का ग्राउंड पे उतरना जरूरी है। जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स अनाउंस होने जरूरी है, क्योंकि असली लड़ाई जमीन पे लड़ी जाएगी। ये एक नैरेटिव की लड़ाई है कि हमने एक बड़ा गठबंधन बना दिया। हमारे पास शरद पवार हैं, हमारे पास ममता बनर्जी हैं, हमारे पास अरविंद केजरीवाल हैं, हमारे पास नीतीश कुमार हैं, हमारे पास लालू यादव हैं, हमारे पास राहुल गांधी है, खड़गे हैं। ये बड़े नाम हैं और सबकी अपने अपने क्षेत्र में पैठ है, अपने अपने सूबे में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ग्राउंड पे अगर 1-to-1 फाइट बीजेपी के साथ करना है, जो कंसीव किया गया था, जो अभी भी सोचा जा रहा है, जो 77 के चुनाव में भी जब कांग्रेस के सामने गठबंधन उतरा था तो उस समय यह प्रयोग किया गया था, 89 में भी एक प्रयोग किया गया कि 1:1 फाइट। जब कोई मैसिव दल आपके सामने खड़ा होता है तो कोई एक मैसिव प्रोग्राम लेकर आपको सामने आना पड़ता है। तो ये 1:1 फाइट कंसीव किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी अगर कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं होंगे तो उसका असर आपको जमीन पे नहीं दिखेगा। एक नीति बनानी होगी और एक नीयत दिखानी होगी। एक हमारे मित्र हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी के, और लाइटर नोट बता दूं दर्शकों को, वो एम्स में हार्ट के डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। तो बड़ी अच्छी चीज कहते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि नियत अच्छी हो लेकिन उसके साथ क्या जरूरी है। तो वो अपने डॉक्टरी टर्म में बताते हैं कि सुकेश ऐसा है कि मान लो कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है और जिसको हार्ट अटैक हो रहा है वो पेशेंट मेरे पास आता है। वो मेरे पास आता है तो मैं बोलूंगा कि देखिए भाई, ऐसा है कि मैं तो यूनानी पद्धति से इसका इलाज करूंगा और कोई बताइए नहीं, मुझे समझाइए नहीं कोई आदमी, और वो यूनानी पद्धति से उसका इलाज करने लग जाता है। तो उनका कहना है कि मेरी नीयत बहुत अच्छी है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, लेकिन पेशेंट टेबल पे ही मर जाएगा। आपकी नीयत अच्छी हो सकती है जी, लेकिन नीयत के साथ साथ उसमें अर्जेंसी होनी चाहिए, उसमें एक दिमाग लगना चाहिए कि हम कैसे अपने अपोजिशन को मात दे सकते हैं। सिर्फ नीयत से काम नहीं चलेगा। ये नीयत यहां पे ठीक लग रही है, जितने लोग हैं, हाँ, शरद पवार पे लोग सवाल उठा सकते हैं, अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठा सकते हैं, ये लेकिन एक ग्लू ऐसा है जो सबको जोड़कर रखे हुए है अभी तक। वो ऐसा लगता है कि सब ये आखिरी तक साथ बने भी रहेंगे, लेकिन जब तक सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता है, जब तक ये नेता घूमने नहीं लग जाते हैं, ग्राउंड पे दिखने लग जाए कि हम मैदान में उतर चुके हैं,
तब तक वो लड़ाई कॉन्टेस्ट दिखेगी नहीं, और वो एक डिसाइसिव एज देता है कॉन्टेस्ट अगर नहीं दिखेगा तो नरेंद्र मोदी। मतलब बेसिकली बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आप रोड पे, जब तक आप सड़कों पर उतर के लोगों से नहीं मिलेगा तब तक। मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि ठीक है, ममता बनर्जी भी बोल रही हैं, वहाँ पे नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि साल के आखिर तक हो सकता है लोकसभा चुनाव हो जाए, लेकिन आप बोल देंगे लेकिन आपको सीट का बंटवारा भी करना है। हालांकि आपने बोला हम सेकंड एपिसोड में बात करेंगे इसके बारे में, इंडिया की मीटिंग के बारे में, उसमें क्या क्या होगा, लेकिन एक मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा हिंट दे कि ये सीटों का बंटवारा कैसे होने वाला है। यूपी को लेके जब हम चर्चा कर रहे थे मुसलमानों की सीट्स को लेके, तो आपने बहुत अच्छे से समझाया था कि जहां पे जिसकी पकड़ हो गई वहां पे उन्हें सीट मिल सकता है। देखिए, इस बैठक में जो मुंबई की बैठक है या इस तरह की कोई बैठक, एक दो ये ऐसी बैठक और हो सकती है, लेकिन इस बैठक में सीट्स पे चर्चा नहीं होने वाली है। सीट्स पे चर्चा स्टेट्स में होगी, और जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है या जो बड़े नेता हैं वो बाद में इसको बैठकर फाइनल रूप दे देंगे। पहले स्टेट से ये मंगाया जाएगा कि हमको कहां कहां लड़ना चाहिए। स्टेट की जो लीडरशिप है वो बैठकर तय करेगी। इस बड़े बैठक में आप 400 सीटों को लेकर बैठो कि यहां 1:1 फाइट कैसे होगा, ये इतना बड़ा एक्सरसाइज इतनी बड़ी मीटिंग में नहीं होगा। ये छनकर आएगा, पहले फिल्टर होकर, और फिर वहां एक आखिरी फैसला होगा। जो बड़ी लीडरशिप है, जो शीर्ष नेतृत्व है इंडिया का, वो तय करेगा कि आखिर किसको लड़ना चाहिए। मैं वापस एक चीज और बता दूं कि नहीं, आपने टाइमिंग की बात कही तो वो जल्दी करना होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखनी चाहिए। मुझे लगता है मुंबई की बैठक के बाद इसमें भी अर्जेंसी आएगी, क्योंकि ऐसी समझ हमें और आपको अगर है कि हमारा कैंडिडेट जल्दी उतरना चाहिए, तो इतने दशकों से जो राजनीति कर रहे हैं, 4 दशक 5 दशक से राजनीति करने वाले, उनको ये ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। उनको इस बात की जानकारी है। एक जो और चीज उसी ममता बनर्जी के बयान से चलता हुआ कि क्यों चुनाव पहले हो सकते हैं जी। अब मैं इसका फ्लिप साइड बता दूं कि चुनाव पहले क्यों नहीं हो सकते, चुनाव तय समय पे ही क्यों होंगे, इसके पीछे भी लॉजिक है। पहला लॉजिक, ये बहुत साल पहले की बात है, राजनीति में कोई चीज कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन बहुत मुद्दों पे मैं आजमा कर देख चुका हूं कि कई बार जो इनके दिमाग में होता है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में, वो उससे हटते नहीं है। बहुत मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले 19 के चुनाव के आसपास, हाँ 4 साल के आसपास हुआ होगा, मैं एक बार अमित शाह से बात कर रहा था, और उन्होंने 19 के पहले की बात है, यस, करीब 4 साल हो गए। उन्होंने मुझे एक चीज बताई, उस समय भी बड़ी चर्चा थी कि समय से पहले चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है, इसलिए कई स्टेट्स के साथ सेंटर का भी चुनाव हो जाए, ताकि ऐसा लगे कि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि हमारी जो लीडरशिप है, जिसमें आप मुझे भी गिन सकते हो, नरेंद्र भाई को गिन सकते हो, हम बड़े कन्विंस्ड हैं कि सत्ता आपको 5 साल के लिए मिलती है। उस 5 साल के एक एक दिन का उपयोग होना चाहिए। हम उन लोगों में नहीं हैं जो चुनाव को प्रीपोन करा के चुनाव जीतना चाहते हैं। वो बता रहे थे, वो एक पैरेलल खींच रहे थे कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार शायद बाद में चुनाव होता तो बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन जो शाइनिंग इंडिया था, जो एक फॉर्मूला दिया गया शाइनिंग इंडिया का, और रिसर्च और रेकी कराकर कहा जाता है प्रमोद महाजन उसके पीछे थे, कि उन्होंने ये आइडिया दिया था कि शाइनिंग इंडिया का नारा दिया जाए और हम चुनाव में उतरते हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे, और प्रीपोन करा दिया चुनाव को। तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी डुओ, और जो खास तौर पे ये बीजेपी के आजकल सबसे बड़े नेता है जो फैसले लेते हैं, उनका ये कहना कि राजनीति में जनता आपको 5 साल के लिए चुनती है और पूरे 5 साल अवेल करने चाहिए, चुनाव में पहले नहीं जाना चाहिए। तो पहली वजह यह मानने की मेरे पास है कि चुनाव शायद समय पे होंगे। दूसरा, आज की तारीख में और जो रिजर्व बैंक का फोरकास्ट है, महंगाई बढ़ी हुई है, टमाटर से लेकर प्याज से लेकर अभी चावल पे भी सरकार कुछ तिकड़म ब्योंत हम लोग कहते, वो लगाने की कोशिश में है कि दाम न बढ़े। महंगाई से सरकार परेशान है।
चाहे गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, खाने पीने की चीजों की कीमत हो, दूध दही आटा सब महंगा है और महंगाई दर घटने वाली नहीं है, वो 6 के ऊपर लगातार है। खुदरा महंगाई दर भी 7.44 था जो पिछला आंका गया था। ऐसे में चुनाव में प्लंज करना एक जो एज में रखता है हमेशा नरेंद्र मोदी को, वो डिफेंसिव पे डालेगा। इस महंगाई के दौर में वो चुनाव में नहीं जाएंगे। दूसरा, कहा जा रहा है राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में होना है। ममता बनर्जी कहते हैं ये चुनाव दिसंबर में कराएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि जिस समय राम मंदिर के लिए नींव रखी जा रही थी, क्या माहौल बनाया था बीजेपी और प्रधानमंत्री ने। वो यूज करना जानते हैं, वो रीच आउट करना जानते हैं, वो अपने काडर को यह संदेश देना, पहुंचाना, परकुलेट करके कैसे नीचे तक पहुंचे, ये भली भांति से अवगत हैं उन चीजों से। इनफैक्ट एक्सपर्टीज है उनकी। राम मंदिर का उद्घाटन अगर 24 जनवरी में होना है, उसके पहले अगर चुनाव कराएंगे तो ये एक ऐसा मौका रह जाएगा जो उनके लिहाज से उनको एज देता है, काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जा रहा है कि वो एक बड़े तरीके से भुनाया जाएगा। क्योंकि इतने सालों से, इतने दशकों से जो राम मंदिर का वायदा किया था बीजेपी ने, उनको चिढ़ाया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ऐसे मौके पे आप इमेजिन करिए कि नरेंद्र मोदी जिस दिन जाते हैं वो दर्शन करने भव्य राम मंदिर के, जिस दिन ये खुलता है और एक तरह से इनॉग्रेट करने की उसके बाद जनता जाएगी, तो उस समय देश का माहौल वो कैसा बनाने की कोशिश करेंगे, वो राममय बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो एक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जो ब्लेंड है, उसको और फर्मनेस उसमें आएगी, उसको और फर्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक वजह मुझे ये भी लगती है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये ऐसे मुद्दे हैं, ये तो लगातार हैं ही, लेकिन अभी पीक पे है। दूसरा, जो इनका हार्डकोर इशू है हिंदुत्व, जिसके बिना पे जीतते आ रहे हैं, वो भी इनको रोकेगा कि जनवरी के पहले हमको प्लंज नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो दिसंबर की बात कही जा रही है, ये अपने काडर को कन्विंस करने के लिए और कुछ अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट हो जाए, इसके लिए तैयार रहने की कोशिश ज्यादा है। इसमें मुझे मतलब सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ जो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मुझे कम से कम नहीं। बेसिकली जो सर ने बताया, सुकेश सर ने बताया कि दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हो सकते हैं जिनकी वजह से चुनाव नहीं कराए जा सकते, कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा, अगर आप समझ रहे हैं, आप हमारा शो देखते हो, तो आपको भी ये जानकारी होगी कि हाँ, बीजेपी जरूर इससे हिचकिचाएगी, हटेगी पीछे, लेकिन ममता बनर्जी ने तो बोला है, नीतीश कुमार ने भी बोला है। बहरहाल वक्त है अभी, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी और दिसंबर आने में भी बहुत सारे बयान आने हैं, मीटिंग होनी है अभी, मीटिंग में कौन कौन से बयान आएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही।